मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, कैमरामैन, सहाफ़ी हज़रात और यहाँ पे मौजूद जितने भी आज पाक सरज़मीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से है कि जब कोई मुंतखब नुमाइंदा MNA MPA सेनेटर डिप्टी मेयर आता है तो सहाफ़ी हज़रात और दीगर लोग ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं, लेकिन अगर कोई MKM की तारीख़ से वाकिफ़ हो कि MKM में जो उसका तंजीमी स्ट्रक्चर था पिछले 30 साल में, कोई 9 इलेक्शन में अगर उनकी जीत की कोई वजूहात थी वो उसका तंजीमी स्ट्रक्चर था। वो पूरे पाकिस्तान भर में जमात इस्लामी MKM इस हवाले से मशहूर थी कि MKM के जो ज़िम्मेदारान थे वही अवाम से राब्ते में रहते थे, वही कारकुनान बनाते थे, वही इलेक्शन में हिस्से डालते थे, मुंतखब नुमाइंदे तकारीर करते थे और वो लोग मेहनत करके इलेक्शन भी जितवाते थे और अपने तंजीमी काम भी करते थे। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से बड़ी अहम है कि अब MKM और दीगर सियासी जमातों से बड़ी तादाद में कारकुनान और ज़िम्मेदारान की शमूलियत पाक सरज़मीन पार्टी में जारी है। आज से तकरीबन 1 महीने पहले पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें 2000 के करीब 1900 कुछ लोग पाक सरज़मीन पार्टी में जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी। और आज फिर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग भी शमूल MKM के एक बड़ी तादाद आज पाक सरज़मीन पार्टी में शामिल हो रही है। पाक सरज़मीन पार्टी आज पाकिस्तान की उभरती हुई पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में 1.5 साल में कोई पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में कोई ऐसी सियासी जमात नहीं रही है कि जिसने 1.5 साल के अंदर आज वो पूरे सिंध में, पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वहाँ पाक सरज़मीन पार्टी का तंजीमी स्ट्रक्चर मौजूद है, उसके वोटर मौजूद हैं, उसके चाहने वाले मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह ताला 2018 का इलेक्शन पाक सरज़मीन पार्टी का होगा। पाक सरज़मीन पार्टी सिंध में अपनी हुकूमत बनाएगी और इंशाअल्लाह वज़ीर आला पाक सरज़मीन पार्टी का होगा या उसका हिमायती याफ्ता होगा। पाक सरज़मीन पार्टी 3 मार्च 2016 के बाद लगभग 100 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, जिसमें कभी तंजीम के अहदेदार, कभी सियासी जमातों की शमूलियत और कभी मुंतखब नुमाइंदों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है और शमूलियत का ऐलान किया है। जब कोई मुंतखब नुमाइंदा शामिल हो जाता है तो हमारे दोस्त कहते हैं कि इन्हें ड्राई क्लींस किया गया है और इनके ऊपर ये चार्जेस थे। मैं चंद बातें आपके ज़रिए पाकिस्तानियों के सामने, सियासी माहिरीन के सामने, तज्ज़िया निगारों के सामने, सहाफ़ी हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ कि जब दो लोग आए तो ये इल्ज़ाम लगाया गया इन्हें इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है। ये इल्ज़ाम अवाम ने तस्लीम नहीं किया और आज हज़ारों की तादाद में अवाम ने उसमें शमूलियत इख्तियार की और सिर्फ उसने 1 महीने के बाद 24 अप्रैल 2016 को हज़ारों लाखों की तादाद में बागे जिना, जो कराची का सबसे बड़ा ग्राउंड है, उसमें जलसा किया। और ये सिलसिला फिर रुका नहीं, फिर पक्का किला हैदराबाद 23 दिसंबर 2016, फिर MA जिना रोड, फिर रैली, फिर छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग जिसमें 5-5, 10 हज़ार आदमियों की शमूलियत हुई। जब ये इल्ज़ाम के बावजूद आवाम का ये सिलसिला नहीं रुका तो अब चंद हमारे दोस्त कहते हैं जैसी शमूलियत होती है वो कहते हैं ये ड्राई क्लींस होने आ गए हैं। मैं उनसे सवाल करता हूं कि बल्किस मुख्तार जो एक औरत थी जो 90 की गली में रहती थी, उसके ऊपर एक FIR नहीं थी। जब मुझे आए हुए सिर्फ 10 दिन हुए थे, वो खातून अपना घर बार छोड़कर उसको दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा और पाक सरज़मीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार की।
क्या उसको अपने ये शहर में आज़ादी थी किसी को कि वो 90 से उसको घर शिफ्ट करना पड़ा? ये डॉक्टर सगीर मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ इफ्तिखार आलम मौजूद हैं, ये अशफाक मंगी मौजूद हैं जिनके घरों पे हमला किया गया। इस शहर में जिस वक्त मुस्तफ़ा कमाल और अनीस क्याम खानी ने आवाज़ बुलंद की थी, इस शहर में अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता था। इस जुर्रत का मुजाहरा मुस्तफ़ा कमाल, अनीस क्याम खानी और पाक सरज़मीन पार्टी ने किया। मुझे इस बात पर मुझे और मेरी पार्टी को इस बात पर क्यों नहीं अप्रिशिएट किया जा रहा है कि इस कराची में जब अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता था, उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल और अनीस क्याम खानी ने और पाक सरज़मीन पार्टी ने और उनके जो लोग शामिल हुए, जिस वक्त अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता था, ये लोग अपने घर बार छोड़कर पाक सरज़मीन पार्टी में शामिल हुए। ये मेरे साथ आसिफ हसनैन बैठे हुए हैं, मेरे साथ दीगर लोग बैठे हुए हैं, मैं एक एक का नाम, आप एक एक नाम से वाकिफ़ हैं। तो मैं उनको दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि आज तो मेरा ख्याल पाकिस्तान की कोई ऐसी पार्टी नहीं बची है, मियां नवाज शरीफ साहब से लेकर इमरान खान साहब तक, तो ये सिलसिला मेरा ख्याल तमाम पार्टी को ही बंद कर देना चाहिए कि वो दीगर सियासी रहनुमाओं को अपनी पार्टी में ले ही ना, क्योंकि मेरा ख्याल पाकिस्तान की तो कोई पार्टी में आसिफ जरदारी साहब से लेकर इमरान खान साहब से लेकर और मियां नवाज शरीफ साहब से लेकर कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अब मैं, अगर ये मुझ पर इल्ज़ाम है तो ये दीगर पार्टीज़ को भी अब ये शमूलियत का सिलसिला ख़ास तौर पे सियासी कारकुनों का बंद कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सियासी कारकुन आज़ाद होता है, आज़ाद मुल्क है, आज़ाद माशरा है। जहाँ उसकी सोच में तब्दीली आएगी, वो अपनी सोच की तब्दीली की बुनियाद पर अपनी पार्टी को ज्वाइन करेगा। तो एक तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरा, हमारे दोस्त कहते हैं ड्राई क्लीन्स। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप गंदे हैं तो आपको सफाई में हर्ज क्या है? आपको हम नहला देंगे, धुला देंगे, साफ सुथरा कर देंगे, तो आपको तकलीफ किस बात की है? और आप तो माशाल्लाह, आप तो ज़बरदस्त हैं कि आप एक रात को धुल कर आ जाते हैं, और गरीब कारकुन अगर बेचारा किसी वजह से उस पर एफआईआर है, उसको आप माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये दोहरा म्यार नहीं चलेगा कि लीडर जो चाहे फैसला करे और गरीब कारकुन पिसता रहे, ऐसा नहीं चलेगा। और गरीब का तो ये तो मैं उनके लिए अर्ज़ करना चाहता था। मैं आज अहम ऐलान करना चाहता हूँ। आज पाक सरज़मीन पार्टी में जो पार्टी के एमक्यूएम के कारकुन से लेकर फिर सेक्टर, फिर शोबाजात, फिर कराची तंजीमी कमेटी, फिर राब्ता कमेटी, फिर एमक्यूएम के साबिक डिप्टी कन्वीनर इंजीनियर नासिर जमाल आज बाकायदा पाक सरज़मीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। साथ में ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि आज तक तो इनके ऊपर कोई एफआईआर है नहीं, आज तक तो ये कोई बुरे हैं नहीं, मतलब, और इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं। आज के बाद एफआईआर हो तो मैं नासिर जमाल भाई से माज़रत चाहूँगा पहले से कि पाक सरज़मीन पार्टी के आने के बाद अगर इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग जाए तो। एक तो ये बात। दूसरा ये कि इसके अलावा आज एमक्यूएम से तकरीबन 338 ज़िम्मेदारान शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। हकीकी से 21, पीपल्स पार्टी से 61, पीटीआई से 8, पीएमएल नून से 28, जमात इस्लामी से 2, सुन्नी तहरीक से 6, एएनपी से 4, पीएमएल काफ से 1, सिंध नेशनल पार्टी से 21, पीएमएल फेज से 5 और दीगर जमातों से तकरीबन मिला के कोई 411 दीगर कारकुनान शामिल है। ये 912 लोग आज पाक सरज़मीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इसमें लेबर फेडरेशन के मैं एमक्यूएम पे थोड़ा सा आ जाता हूँ। एमक्यूएम के मरकज़ी शोबाजात से 6 लोग, सेक्टर मेंबर 8, यूनिट इंचार्ज 13, जॉइंट यूनिट इंचार्ज 10, कमेटी मेंबर 29, यूसी नाजिम 1, जनरल कौंसलर 9, कारकुनान 261। और इसी तरह फिर लेबर फेडरेशन के मुख्तलिफ हमारे लेबर जो फेडरेशन है पाक सरज़मीन पार्टी का, उसके मुख्तलिफ जो शोबाजात है उसमें बड़ी तादाद में के इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान रेलवे, केपीटी, केडीए और दीगर इदारों से भी बड़ी तादाद में वर्कर फेडरेशन के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों के लोग शामिल हो रहे हैं। मैं इन सबको खुशामदीद कहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं फिर दोहराता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाला इलेक्शन पाक सरज़मीन पार्टी का होगा। मैं अब नासिर जमाल भाई को दरख्वास्त करूँगा कि वो कुछ बात करें आपसे। अनीस भाई, आपका और दीगर साथियों का मुझे यहाँ पर बुलाने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि आज मैं यहाँ पर जो बैठा हुआ हूँ
तो ना तो मेरे ऊपर किसी किस्म का दबाव है पाकसर ज़मीन पार्टी की तरफ से, ना किसी एजेंसी का कोई दबाव है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ बिल्कुल अपनी फ्री विल के तहत। ये बात मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूँ, करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं इतने अरसे से देख रहा था जब कोई आ रहा है तो उसके ऊपर एक आ जाता है ना कि ये अपनी इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आ गए हैं और ये इनका मसला हल हो गया है। अभी लेटेस्ट डॉक्टर अरशद वोरा शामिल हुए तो जी उनके ऊपर फ़लाना केस था, उस केस के लिए शामिल हो गए। तो मेरे ऊपर कोई केस भी नहीं है और जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई केस नहीं है और मेरे ऊपर बिल्कुल कोई दबाव नहीं है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उस बेज़ारी का इजहार करने के लिए। वो बेज़ारी उन तमाम चीज़ों से, उन तमाम एक्शन से जो कि इस वक्त एमकेएम पाकिस्तान में की जा रही हैं। जिस तरह से एमकेएम पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, जिस तरह से फ़ैसले किए जा रहे हैं, उससे सिर्फ़ और सिर्फ ये कि इतनी बड़ी तहरीक जो कि लोगों के हुकूक़ के लिए चली थी, इतनी बड़ी तहरीक जिसका काम ये था कि जो लोगों से वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया जाता। 22 अगस्त की शक्ल में आपको एक मौका मिल गया था कि आप राह रास्त पर आ जाते, आप अपनी डायरेक्शन सही कर लेते। 22 अगस्त ने बहुत सारे लोगों को फ़ैसला करने का मौका दे दिया था, मगर हुआ ये कि मैंने देखा कि हालात रोज़ बरोज़ दिगरगूं होते चले जा रहे हैं और आपस में रंजिशें, आवेज़िशें इसलिए हो रही हैं कि किसकी चले, पार्टी में कंट्रोल किसका हो, पार्टी में एक्स का कंट्रोल हो, पार्टी में वाई का कंट्रोल हो। इस चीज़ के ऊपर सारी सियासत हो रही थी। कोई तवज्जो मेरी नज़र में इस बात पर मुर्तकिज़ नहीं कर रहे थे कि हमने आवाम से एक वादा किया है कि हम उनके हुकूक़ के लिए कोशिश करेंगे। हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में हिस्सा लिया तो आपने ये नहीं कहा था कि किसी को कि हर चीज़ के ऊपर हम बोलेंगे कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, लोगों को सड़कें साफ़ नहीं मिल रही, लोगों के घरों से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। ये सब वो बहुत बुनियादी चीज़ें हैं। 30 साल बाद भी लोगों के बुनियादी मुतालबात वही हैं कि हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें सड़कें साफ़ नहीं मिल रही। हालांकि वो जो सियासी इशू थे उन इशूज़ की तरफ जाना चाहिए था। जो लोगों को एम्पावर करने की बात थी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात थी, उसकी तरफ तो आपने कोई कोशिश नहीं की। और 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, आपने कोई डायरेक्शन अपनी अपनाने की कोशिश नहीं की। एक बेपतवार की कश्ती की तरह चले जा रहे हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो लोग एमकेएम पाकिस्तान को छोड़ के यहाँ पर आ गए, पाकसर ज़मीन पार्टी में आ गए, तो वो टारगेट किलर हो गए, वो बुरे लोग हो गए, वो बदनाम लोग हो गए। अरे भाई, यही लोग कल को आपके साथ बैठते थे, आपके साथ काम करते थे, ये कैसे बुरे लोग हो गए? ये हमारे ही तो लोग हैं। अगर इन्होंने कुछ गलत किया, मिसाल के तौर पर, एक तो मैं मानता नहीं कि गलत किया, अगर ये किया तो आप ही लोगों के तो कहने से किया, तो आप लोग सही हो गए और कारकुन गलत हो गए। कारकुन अगर जेल में जा रहा है तो वो क्रिमिनल हो गया, आप अगर जा रहे हैं तो आप साफ़ होके आ जाते। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। पीछे कुछ दिनों से चल रहा है कि भाई 2003 से लेके 2000 फलाना तक फलाने साहब डिप्टी कन्वीनर थे, उनसे बात की जाए, उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए। अरे भाई, तो वो डिप्टी कन्वीनर जो थे तो वो अपनी मर्ज़ी से क्या मौजूद थे वहाँ पर? उनको डिप्टी कन्वीनर किसने बनाया था? और अगर वो साहब गलत काम कर रहे थे तो वो 1 महीने तक गलत काम करते रहते, 1 साल तक करते रहते। वो तो साल से गलत काम अगर कर रहे थे तो उस डिप्टी कन्वीनर को हटाया क्यों नहीं गया? अच्छा, प्लस कि क्या उस पीरियड में सिर्फ एक ही आदमी डिप्टी कन्वीनर था? तो उसके अलावा भी तो डिप्टी कन्वीनर उस वक्त मौजूद थे, उस वक्त उसके अलावा भी तो राब्ता कमेटी के लोग मौजूद थे। तो वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हुए या नहीं हुए? अगर आपको आज छोड़ दिया तो सारा मलबा जो है दूसरों के सर आ गया। आपके साथ खड़े रहें वही लोग तो वही लोग अच्छे हैं, आपको छोड़ के चले जाएं तो वही लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरे लोग हो जाएं। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। ये मैं इस चीज़ से काफ़ी बेजार था। मैंने कहा भी ये नहीं कि पहले दिन ही छोड़ के आ गया। मैंने जो भी कंसर्न लोग थे उनके सामने ये बात रखी भी कि इन लोगों को, शुरू में जब पाकसर ज़मीन पार्टी में लोग आ रहे थे तो मैंने नदीम नुसरत साहब से भी ये बात कही कि आप कैसे इन लोगों को टारगेट किलर कह रहे हैं? ये तो आप ही के लोग हैं। आप कैसे इनको क्रिमिनल कह रहे हैं? ये तो आपके ही लोग हैं। तो पता नहीं क्या बात है, क्यों उन्होंने अपने ही लोगों को बुरा कह दिया, क्यों उन्होंने अपने ही लोगों को रांदे दरगाह कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब कारकुन जिसने एमकेएम में 20-20 साल लगाए, 25-25 साल लगाए, लोगों के कहने से, बड़े ज़िम्मेदारों के कहने से अपनी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। किस लिए? कि कौम का कुछ भला हो। कौम का तो कोई भला नहीं हुआ, सिर्फ कारकुन की ज़िंदगी बर्बाद होती चली गई, उनके घर वाले बर्बाद होते चले गए,
कभी इधर जा रहे हैं। एक लड़का जब गिरफ्तार होता है तो उसके घर वाले किस किस परेशानी से गुजरते हैं, कोई उनकी तरफ भी तो सोचे। ये लोग जो जेलों में मौजूद हैं, ये अपने करने से मौजूद नहीं हैं। इनको बड़ी सतह के लोगों ने कहा था, इनको कायद ने कहा था। ये सारे अब कहेंगे कि भाई किसी ने ज़बानी तो नहीं कहा था, कहीं पे तहरीर है तो लिख के दिखा दें, हमने तो नहीं कहा था। अब ये बेकार की बातें हो जाती हैं। तो कारकुन को ओन करना चाहिए। कारकुन जो है एमकेएम में हमेशा बैकबोन रहा था। तो ये मुझे लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है और इन सब चीज़ों से अपने आप को डिसोसिएट करना चाहिए। एक कौमी जद्दोजहद होनी चाहिए, उस जद्दोजहद की कोई डायरेक्शन होनी चाहिए, उसमें कोई सिंसेरिटी होनी चाहिए। जंग जो है ताकत की नहीं होनी चाहिए, जंग ओहदे की नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ आया किसी ओहदे के लिए नहीं आया। मुझे जो लोग जानते हैं वो समझते हैं कि मुझे किसी ओहदे की तलब नहीं है। ओहदा एमकेएम में भी लेना कोई आसान काम नहीं था, ओहदा इधर भी लेना कोई आसान काम नहीं है। मैं सिर्फ ये बेजारी जाहिर करने के लिए आया और मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहरहाल लोग जमा हो रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इनकी कामयाबी के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ये मैं ज़रा इसलाह कर दूँ, ये 1602 लोग हैं। मैं आपको पर्चा भी दे दूंगा। कराची डिवीज़न के 912 हैं, लेबर फेडरेशन के 408 हैं, हमारे जो स्टूडेंट फेडरेशन है तलबा है वो 57 है, एल्डर विंग के 58 हैं, ख़वातीन विंग के 167 है। 1602 लोगों ने जी बिस्मिल्लाह। चांद भाई, जब जब एमकेएम का नाम आएगा उसके साथ ये सारे बेगे जाएंगे। पाक सरजमीन पार्टी पहले दिन से मुतालबा करती रही है कि एमकेएम के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए और एमकेएम के ऊपर पाबंदी लगाकर ये पतंग और एमकेएम ये सब बंद होना चाहिए, ताकि उर्दू बोलने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता पाक सरजमीन पार्टी में आज़ाद हो जाएं, जिधर चाहें वो अपनी नज़रियाती सियासत करें, जहाँ जाना चाहें चले जाएं। एमकेएम नामी चीज़ अल्ताफ़ हुसैन की थी, अल्ताफ़ हुसैन की है, अल्ताफ़ हुसैन की रहेगी। किसी के घर पे कब्ज़ा कर कर घर अलाटमेंट आपके नाम नहीं हो जाता, और अगर घर अलाटमेंट आपके नाम नहीं हो जाता तो फिर 2000 अजीब बात है, आपने पार्टी पे कब्ज़ा इस बात पर किया कि रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर है, और 2016 के बाद जब आपने कब्ज़ा कर लिया उसके बाद कह रहे हम जिम्मेदार हैं, उससे पहले हम जिम्मेदार नहीं थे। तो रजिस्ट्रेशन आपके नाम थी इसीलिए आपने कब्ज़ा कर लिया, और उसके पहले के जिम्मेदार आप नहीं, उसके बाद के जिम्मेदार आप हैं। पाबंदी लगनी चाहिए एमकेएम के ऊपर। मैं एमकेएम पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे कमेंट नहीं करना चाहता, मेरे लिए फ़िलहाल मुनासिब नहीं है। मैं अभी यहाँ पर नया नया आया हूँ। मैं अपने आप को दानिश्वर भी नहीं समझता। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होती है ये टर्म, हर आदमी दानिश्वर है। ये है कि कारकुनान और आवाम जिन्होंने अपने वोट और अपनी मोहब्बत के ज़रिए लोगों को एम्पावर किया था, उनको कुछ नहीं मिला, उनको कुछ मिलना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाक सरज़मीन पार्टी इस डायरेक्शन में काम करेगी, और जब इसको अवाम अपनी हिमायत से कामयाब कराएंगे तो ये रियल चेंज लेके आएंगे, और पहले भी लेके आए हैं। ये तो मंजर भाई पहले वाले पे बाद वाले पे पहले आ जाते हैं। वो तो मैंने जब अरशद वोरा साहब आए थे तो मैंने रिक्वेस्ट की थी। अब ये तो आप लोगों पे जिम्मेदारी छोड़ी थी कि आप कब तक उनका पीछा करते हैं। मतलब पहले तो ये, दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए भी ये गुंजाइश थी। तो 22 अगस्त को क्या हुआ था 2016 को, तो उनको तो फिर कहीं और जाना चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था। मैं आज आपके तवज्जो से बड़ा अहम सवाल किया है। मैं पाक सरजमीन पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। मैं जब पाक सरजमीन पार्टी बनाई मैंने 4 महीने जेल काटी। मेरे पे एक मुकदमा था, एक मुकदमा मैंने जेल काटी 4 महीने तक। आज भी पेशियों पे जाता हूँ जिनके ऊपर 30-30 मुकदमात हैं। वो एक रात को पकड़े जाते हैं और दूसरी रात को सुबह छूट जाते हैं। उनको पूछना चाहिए कि, बल्कि उनको ये चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब को अपनी पार्टी में शामिल करें, क्योंकि आसानी से वो वहाँ साफ़ सुथरे रह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक तो ये जो कल बात की है, एक तो मैं फ़ारूक भाई बड़े हैं और चूँकि चेयरमैन और हमारे सदर कहते रहे कि मासूमियत का शिकार रहें, उनसे कहता हूँ कि ये कॉमेडी जो है ना, ये अंदाज़ चुटकुले छोड़ने वाला है, इसको छोड़ें और इस FIR को पढ़ें, पूरा इसको पढ़ें। और इस FIR को पढ़ने के बाद इसके जो मंदरजात हैं वो आवाम के सामने लाएं। और इसमें बहुत सारे नाम और भी हैं जो अभी MQM के अंदर हैं, और उनसे भी पूछना भाई किसी दबाव का शिकार हो, एक बात। दूसरी बात कि ये FIR दर्ज की है FIA ने। FIA आती है इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर में, एहसन इकबाल साहब के। बैंकिंग सर्कल आता है वज़ीर ख़जाना के अंडर में, इसहाक़ डार साहब के अंडर। ये सारे लोग आते हैं वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के अंडर में। तो ये जो मशवरा फ़ारूक भाई ने दिया है कि वो PSP ज्वाइन कर लें और दिन और रात मुज़ाकरात करते हैं, वज़ीर आज़म साहब से मिलते हैं, तो वो ये सवाल तो कर लें पहले कि भाई ये सब कुछ उनके साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोगों को बताएं कि भाई इसके अंदर जिन लोगों के नाम है उनके ऊपर कोई दबाव है
और नवाज शरीफ साहब को जो उन्होंने ये मशवरा दिया है, ये तो PMLN के वज़रा को सोचना चाहिए कि वो अपनी तवानाई दिन रात कहाँ लगा रहे हैं। वो ये भी देखें कि जिन लोगों से मीटिंगें कर रहे हैं, जो जिनसे वो वोट लेकर बन जाते हैं, फिर उन्हीं के एक वोट से नाहल वज़ीर आज़म जो है वो सरबरा बन जाते हैं। तो ये तो PMLN को सोचना है कि किन लोगों को, किन से वो मिल रहे हैं और किन से उम्मीदें बांध रहे हैं। और साथ साथ उनको ये भी देखना चाहिए कि ये सब कुछ जो हो रहा है, आप कहें जी हमने 23 अगस्त कर दी, 23 अगस्त कर दी, हमने बहुत बड़ी तोप चला दी, तो पहले भी डिप्टी कन्वीनर आप थे पार्टी पे। आप कहें कि जी मेरे नाम थी, आज से पार्टी मेरी हो गई, सब कुछ मेरे हाथ में हो गया। और आपको इसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, थोड़ा इसको पढ़ लीजिए कि इसके अंदर आपकी ऑडिट रिपोर्ट हर साल जाती है, आप ट्रस्टी रहे हैं KKF के, आपकी साइन होती रही है। इसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पे लिखा है आपका पैसा कहाँ से आ रहा था। MQM जो हम बात करते हैं कि बंद की जाए, MQM फॉरेन फंडेड जमात है। इस FIR में लिखा है कि पैसा कहाँ से आ रहा था, और फॉरेन फंडेड जमात ओपन वायलेशन है ऑल पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट 2002 की। एक तो इस बात का वो जवाब दें लोगों को। उनके जो लोग इसके अंदर ये काम कर रहे थे वो लंदन की MQM में नहीं है, वो MQM पाकिस्तान का हिस्सा है। वो इस बात को आज बताएं फारूक सत्तार साहब, मनी लॉन्ड्रिंग जो इस पाकिस्तान की रियासत के कवानीन के ख़िलाफ़ है, आज वो तमाम लोग MQM पाकिस्तान में बैठे हैं। इसमें नाम लिखे हुए, नाम नहीं बता रहा अभी मैं, आप लोग पढ़ लिएगा इसको, कि वो सब लोग MQM लंदन का हिस्सा नहीं है, MQM पाकिस्तान का हिस्सा है। एक बात तो ये, वो इसका जवाब दे दें। दूसरी बात कि पैसा जिन लोगों को दिया गया है वो भी लिखा हुआ है। मज़े की बात है, पैसा इंडिया से आ रहा है, वो पैसा कैसे आ रहा है ऑडिट में मेंशन नहीं हो रहा। फारूक सत्तार साहब की साइन हो रही है, फारूक सत्तार साहब डिप्टी कन्वीनर है, और इसी चीज़ का लेवरेज लेकर वो पार्टी अपने हाथ में हाईजैक कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये आई वॉश ना करें, आपसे नहीं हो पाएगा फारूक भाई। बहुत मुअद्दबाना कहता हूँ, मुझे अच्छा लगा उनका अंदाज़, उन्होंने अनीस भाई से दरख्वास्त की। मैं उनसे कहता हूँ कि ये काम आपसे नहीं हो पाएगा, आपके बस की बात नहीं है। आपके अंदर पहले ही बहुत इंतशार है, शिकस्त खुर्दा अनासर का एक टोला है, और आपके बस की बात नहीं है। आप एक रैली करने के लिए 3 महीने हो गए, अगस्त से कह रहे हैं जी मरदमशुमारी पे। आपने आखिर कहा 3 दिन में एक अजीमुशान रैली करेंगे अगस्त में, नहीं कर पाए। आपने कहा 10 सितंबर को करेंगे, नहीं कर पाए। 16 सितंबर नहीं कर पाए, और अब 5 नवंबर को आप फिर कर रहे हैं। तो ये जो आपकी ये जो है ना, कभी इधर कभी उधर, और फिर आप कहते हैं कि जी कभी गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, वज़ीर आज़म को वोट डालने लगते हैं, कभी आप सोचते हैं नहीं यार अपोजिशन का काम करते हैं, फिर आप अपोजिशन के लिए अपोजिशन लीडर लाने की बात करने लगते हैं। फिर सिंध असेंबली में बैठ के आप वज़ीर आला मुराद अली शाह को 4 वोटों से जितवा देते हैं, मुर्तज़ा वहाब को अनअपोज जाने देते हैं। तो ये जो आपकी खलाबाजियाँ हैं ना, ये आपको रुस्वा कर रही हैं, फेल कर रही हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि आप जो ये बात बार बार करते हैं, बार बार ये बात करते हैं कि जी दबाव है, तो मैं आज कहना चाहता हूं कि फारूक सत्तार साहब इतनी अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें कि वो बताएं किधर का दबाव है। क्या इस मुल्क की आर्मी का दबाव है, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है, जुडिशरी का दबाव है? मैं तमाम इस मुल्क के जो अहम सतून हैं उनसे ये सवाल करता हूँ, आप कब तक इस इल्ज़ाम को सुनते रहेंगे? आप कब तक ब्लैकमेल होते रहेंगे इस बात पे? अभी पिछले दिनों कह दिया हम रिज़ाइन कर देंगे, वो जो आपने भी सवाल किया कि कमर बाजवा साहब को कह रहे हैं हम रिज़ाइन कर देंगे। यार आप कैसी सियासत कर रहे हैं? आप लंदन के MNA सुफियान यूसुफ का तो रिज़ाइन करा नहीं पा रहे, आप मियाँ अतीक साहब का रिज़ाइन तो करा नहीं पा रहे। आप ये जो ड्रामे कर रहे हैं ये नहीं होगा। और मैं एक शेर का उनका बहुत शगफ है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, ये जो कौम है, ये जो पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, इनको निशान देख के वोट डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल नहीं है कि इनको निशान बताओगे, निशान दिखाओगे, उससे बताओगे जी इनका ये रोमांस है तो इसलिए वोट देंगे। नहीं, ये पढ़ी लिखी कौम है, ये जानती है इसको किसने वोट देना है, बाशऊर कौम है। ये सब आप तजलील ना करें इस कौम की। और दूसरी बात ये कि आपकी ये जो बातें हैं, ये जो आप बात मुसलसल कर रहे हैं, तो मैं इस कौम का एक जवाब आपको देना चाहता हूँ कि ताकतें या मैंडेट, ताकतें और मैंडेट तुम्हारा है पर खुदा हमारा है। मैं कहना चाहता हूँ आज ये बात कि ताकतें और मैंडेट तुम्हारा है पर खुदा हमारा है। ये जो अक्स, ये जो मैंडेट जिस पे तुम इतरा रहे हो, वो आईना हमारा है। आज ये कौम कह रही है फारूक सत्तार को और उनके टोले को कि जो अक्स जिस पे तुम इतरा रहे हो वो आईना हमारा है। तुम्हारी ग़ुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, तुम्हारी ग़ुलामी का बोझ हम न ढोएंगे,
आबरू से जीना और मरना ये फैसला हमारा है। तो ये सोच लो भाई, तुम्हारे बस का नहीं है, नहीं कर सकते, हाउस ठीक कर लें, यही बड़ी बात होगी। और ये जो सारा ड्रामा है ना, इसको पढ़ें, ये कॉमेडी की किताबें पढ़ना छोड़ें, PMLN के साथ ड्रामेबाजियाँ छोड़ें। और मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी कहता हूँ और उनके वुज़रा को कहता हूँ कि आप लोग किस दुनिया में रहते हो। PTI वालों को कहता हूँ, आयशा गुलाली पे उन्होंने कह दिया जी खान साहब गुल खान को कर रहे थे मैसेज, आप बैठ के उनसे अपोजिशन लीडर के रवाबित इस्तवार कर रहे हो। भाई आपके लीडरों को गालियाँ दे रहा है एक आदमी, एक पार्टी, आप लोग पता नहीं कौन से चक्रों में लगे हो। तो अगर सियासत के ये रुख है तो अल्लाह रहम करे आप सब।